चीजों को ध्यान देना, नीरस चीजों को नहीं लिखना है। कविताओं के माध्यम से चीजों को कृषि प्रधान देश है, भारत की 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, नहीं लिखना है। व्याख्यात्मक निबंध, व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध जिसको आप बोल सकते हो। और छत्तीसगढ़ में यही निबंध पूछ रहा है। आप सभी का स्वागत है ड्रीम दर्शन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विभोर यादव आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं निबंध का पेपर। निबंध के पेपर में हम लोग टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं। काफी भटकाव रहता है लोगों में मेंस की क्लासेस को लेकर, खासकर लोग भ्रमित रहते हैं और क्लासेस खोजते हैं कि कहाँ हम लोग मेंस की अच्छी क्लासेस कर सके। तो इसी का प्रयास हम लोगों ने किया है कि जो चयनित विद्यार्थी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, हम सब एक मार्गदर्शन आप लोगों का कर सके, एक अच्छा मार्गदर्शन कर सके जिसमें आप लोग स्कोर कर सको मेंस में। चूंकि सभी लोग चयनित हैं तो सभी ने मेंस लिखा हुआ है, तो सबको आइडिया है कि कैसे पेपर को डील करना है। तो बहुत लोगों ने इस बारे में चर्चा भी की, बहुत विद्यार्थियों ने मेरे से चर्चा की, ब्रिजेश सर से चर्चा की, और हम लोगों ने कैलकुलेशन निकाला, निष्कर्ष निकालकर एक फाइनली आज एक प्रयास हमारा सफल हुआ है। शुरुआत हो गई है मेंस की क्लासेस की, ऑफलाइन क्लासेस की, और इसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि मेंस पर फोकस करें, आप लोगों की लेखन शैली पर फोकस करें, कंटेंट पर आपके फोकस करें। काफी दिनों से मैं प्रयासरत था कि आप लोगों से मुखातिब हो सकूं, और आज आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे मेंस की जो क्लास है उसमें सेकंड जो पेपर होता है निबंध का पेपर। काफी लोग इसमें परेशान रहते हैं क्योंकि बाकी पेपर्स में क्या है, फैक्ट आते हैं, तो फैक्ट आने से ये होता है कि उसको याद करके लिखा जा सकता है। लेकिन निबंध का पेपर ऐसा होता है कि उसमें आपको सोचना है, कंटेंट तैयार करने हैं, आपकी लेखन शैली, आपके विचार, आपकी लेखन की कसौटी, आपके राइटिंग्स, आपके हैंड राइटिंग्स, ये सारी चीजों का, आपका विचारों, आपका तथ्यों, आपका करंट अफेयर्स पे कितनी समझ है, ये सारी बातों को उसमें समाहित करना होता है। कहने का मतलब गागर में सागर भरने वाला काम होता है। तो हर किसी के पास वो प्रतिभा नहीं होती है कि वो ऐसा भर पाए। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सारे ट्रिक्स बता दें, या सारे वो कंटेंट्स बताएं, या सारे वो शैली बताएं जिससे आप उस स्तर का निबंध लिख सको जिस स्तर पे आपको लगभग 150 प्लस नंबर आने की संभावना हो। 150 प्लस 200 में 150 प्लस आने की संभावना हो, थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप उतने मार्क्स स्कैन कर पाए। कोशिश तो ये भी है कि 200 में 200 लेके आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमने कोशिश किया है कि मानक जो हो सकता है, जो मैंने अपना पेपर तैयार किया, मेरी टीम ने जो अपना अनुभव ऐसे के दौरान लिखा, वो सारे को निचोड़ हम लोग कोशिश करेंगे आज आप लोगों के सामने रखें। तो चलिए निबंध के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। और निबंध शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा निबंध के बारे में कुछ चीजें, कि चीजों को पहले समझ जाए कि निबंध क्या होता है। निबंध याद करने की चीज नहीं है। पहली चीज तो आप लोगों के दिमाग से इस बात को निकालना है कि निबंध याद करने की चीज नहीं है, कोई रटने की चीज नहीं है। आपको भी नहीं पता कि कौन सा टॉपिक आएगा, मुझको भी नहीं पता कि कौन सा टॉपिक आएगा, किसी को नहीं पता। अगर कोई संस्थान ये बता रहा है कि ये टॉपिक आएगा तो वो गलत है। किसी को ये आइडिया नहीं है, केवल पेपर जो सेट करेगा, जो पेपर बनाएगा, उसके अलावा किसी को ये आइडिया नहीं है कि कौन से टॉपिक आएंगे। तो सारे जो रहते हैं टॉपिक्स वो संभावनाओं के आधार पर रहता है कि ये आ सकता है। तो उस पेपर को अगर रट लिया और नहीं आया तो इसलिए निबंध को रटने की बजाय कोई भी ऐसा निबंध है, चाहे कोई भी टॉपिक है, आपको लिखने के लिए कंटेंट कैसे तैयार करने हैं, आपको टॉपिक्स कैसे तैयार करने हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आपने निबंध बनाना सीख लिया तो फिर कोई भी टॉपिक आपको दुनिया का दिया जाए, आप उस पर निबंध लिख सकेंगे, कोई भी टॉपिक। तो हमको क्या करना है, क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, एक एक मछली ला ला के दे देते हैं। जैसे इतनी सारी मछलियां आप लोग के लिए मैं लेके आया हूं, 8 मछली इधर है और 10 मछली इधर है। ये मछली मैं आपको दे दिया, आपने मछली खाया, बात खत्म। अगले बार फिर से आपको मछली की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूं, ताकि आप लोग खुद से मछली पकड़ो और आपको किसी के ऊपर निर्भरता ना रहे। तो कोशिश ये है कि निबंध को कैसे हम लोग तैयार करें, कैसे लिखें, इस बारे में मैं आपसे ज्यादा चर्चा करूं। टॉपिक्स तो आप लोग तैयार कर ही लेंगे, आप सब प्री निकाल चुके हैं, मेंस के पेपर देने वाले हैं, तो आप लोगों को आइडिया है। कई लोग पहले से भी सेलेक्ट होंगे या कुछ लोग पहली बार तैयारी कर रहे होंगे। ये सभी के लिए समान उपयोगी रहेगा ये वीडियो आप लोग के लिए आज के लिए। तो चलिए निबंध के बारे में बात करते हैं। निबंध का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है। निबंध का मतलब होता है
नियमों से बंधा हुआ, नियमों से बंधा हुआ गद्य रचना। अब ये परिभाषा टाइप का है, गद्य रचना। गद्य मतलब गद्य, पद्य, पद्य मतलब गीत कविता, गद्य मतलब जो हम लिखते हैं साहित्य तो तौर पर, लेखन में निबंध और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो नियमों से बंधा हुआ, नियमों से बंधा मतलब उसमें कुछ नियम है, प्रस्तावना है, मध्य भाग है, उपसंहार है, निष्कर्ष है। तो कुछ चीजें हैं जो नियम में रहकर हमको करना है, ये निबंध की परिभाषा है। लेकिन ये नियमों से बंधा हुआ वाला निबंध का परिभाषा ये किसके लिए है? 10वीं 12वीं 8वीं के बच्चों के लिए। किसके लिए? 10वीं 12वीं 8वीं के बच्चों के लिए है, नियमों से बंधा हुआ, उसमें वैसा लिखना है। लेकिन हम किसका परीक्षा दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मेंस का परीक्षा। हम लोग 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स नहीं है। अब स्नातक स्तर के बच्चे, स्नातक होने के बाद आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, और स्नातक स्तर के बच्चों की तैयारी के लिए आयोग आपसे क्या चाहता है? वो वैसे विचार चाहता है, वो उस स्तर को नापना चाहता है। अगर आपके विचारों को समझना है या आपके थॉट प्रोसेस को सोचना है कि आप कितना ज्ञान रखते हैं, किसी चीज पर कितने गहराई से ज्ञान रखते हैं, तो आप उसको किसी टॉपिक पे निबंध लिखवा लीजिए, आपको उसका पूरा स्तर पता चल जाएगा। लेकिन निबंध के पेपर को क्यों रखा गया है? तो किसी भी व्यक्ति के विचारों को परखने का, उसकी लेखन शैली को, उसकी कसौटी को, लेखन शैली की कसौटी को परखने का कोई सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है तो वो निबंध है। उसमें आपको विचार दिख जाएंगे, उसमें उसकी सोच क्षमता दिख जाएगी, उसकी लेखन शैली दिख जाएगी, उसकी हैंड राइटिंग भी दिख जाएगी कि कहां तक सोचता है, वो सकारात्मक सोचता है कि नकारात्मक सोचता है, वो कितना किसी चीज पर ज्यादा सोचता है, कितना कम सोच पाता है, कितनी गहराई में जा पाता है, कितना उथले में रहता है। ये सारी चीजों को जानने के लिए निबंध है। तो निबंध मतलब होता है नियमों से बंधा हुआ, किसके लिए? 10वीं 12वीं और 8वीं के लिए। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है, हम है ग्रेजुएट, पीएससी के लिए है ये। मैं इसको मानता हूं, ये मेरी परिभाषा है। निबंध, निर्बंध, निर्धन बंद कर दिया, निबंध हो गया। और निबंध मतलब बंधन रहित। निर्बंध पढ़े हो, इसको निबंध न करो, निर्बंध करो। निर्बंध, जैन धर्म में निर्बंध बोला जाता था, है ना? जैनियों को निर्बंध बोला जाता था। निर्बंध मतलब क्या होता है? बंधन रहित, बंधन रहित, किसी भी प्रकार का बंधन ना हो, ऐसा कोई चीज लिखो जिसमें आप किसी भी बंधन में ना बंधे हो, कि आपको केवल सकारात्मक लिखना है, किसी में आपको नकारात्मक लिखना है, केवल नहीं, बंधन रहित, किसी भी प्रकार का बंधन ना हो, बिना बंधन के चीजों को लिखो, खुले विचारों से लिखो। यह है पीएससी वाला परिभाषा। मैं तो ऐसे ही करता था, निर्बंध, बंधन रहित, किसी भी विचारों को खुल के लिखता था, सकारात्मक पूरा, नकारात्मक पूरा, सबको, जो मेरे मन में, जो मैं सोचता हूं उस चीजों के बारे में, अपने विचारों को लिखना है, कहीं से रट बढ़ के नहीं लिखना है। उसको समझ के आपके टॉपिक को एक बार समझना है कि क्या है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कैसा सोचते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सारी चीजों को आपको इसमें तैयार कर। अब ऐसे के पेपर के बारे में समझ जाते हैं थोड़ा सा, जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये काम आएगा, पुराने भी इसमें काम आ सकते हैं, क्योंकि अभी पैटर्न में लिख के आ रहा है पेपर में। पेपर 2 में है, 7 पेपर होते हैं मेंस में, उसमें से दूसरे नंबर के पेपर में निबंध का पेपर रहता है। निबंध में हमको कितने निबंध लिखने रहते हैं? तो 2 भाग में बांट दिए है, भाग 1 और भाग 2। 2 भाग में बटा हुआ है, भाग 1 और भाग 2। अब भाग 1 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर का के मुद्दे, इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल इश्यूज, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, इसके बारे में भाग 1 है। इसमें से आएंगे आपके पास 4 निबंध। अब इस 4 में कोई भी 2 आपको बनाना है। भाग 1 में अंतरराष्ट्रीय भी इसमें शामिल है और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे आएंगे, 4 टॉपिक रहेगा, चारों में से कोई आपको 2 बनाने के लिए दिया जाएगा। शब्द सीमा रहेगी आपकी 750। 4 में से कोई 2 बनाना है, ठीक? कितनी शब्द सीमा है? 750 शब्द। मतलब एक लाइन में लगभग मैं मानूं कि 10 शब्द आता है, तो आपको कितने लाइन में? 75 लाइन लिखने हैं। तो ज्यादा बड़ा नहीं है निबंध को, एकदम लिखते जा रहे हो ऐसा नहीं है, इसमें भी शब्द सीमा है। 1.5-2 पढ़ने में आपका निबंध खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसी भी फेंक के लिखने वाली बातें नहीं लिखनी है कि इधर उधर की बातें लिख रहे हैं। कंटेंट अच्छा हो, आपका लेखन शैली अच्छा हो, प्रवाह अच्छा हो,
है ना। तो चलिए 750 मार्क्स की एक शब्द सीमा है, 750 शब्द सीमा है। और मार्क्स कितने हैं? 50 मार्क्स। कितने मार्क्स? 50। और दूसरा भाग में क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित मुद्दे। छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल इश्यूज। ठीक, इसमें भी कितने निबंध आएंगे? 4 टॉपिक आएंगे। इसमें से आपको कितने बनाने हैं? 2। कितने कितने वर्ड की लिमिट है? 750 वर्ड, यानी ये मिला के दोनों 1500, ये दोनों मिला के 1500, 3000 वर्ड सबको लिखने हैं टोटल। और इसके कितने मार्क्स रहेंगे? ये भी 50 नंबर का। क्लियर? 50 नंबर मार्क्स हैं, 50 प्रत्येक निबंध 50 मार्क्स के आएंगे। मतलब 4 निबंध आपको लिखने हैं, 50 नंबर के आएंगे। टोटल मार्क्स 200 नंबर का आपको होना है। आपके पास रहेंगे कितने टॉपिक? 8 टॉपिक रहेंगे, उसमें से 4 बनाना है। ज्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ये बताना चाहता हूं। 4 में से कोई 2 बनाना है, कोई 2 ही छोड़ सकते हो, तो आपको तैयार करना है। इसमें भी कोई 4 में से 2 ही बनाना है, 2 आपको छोड़ना है। शब्द सीमा भी आपकी लिख रही है, तो ज्यादा किसी टॉपिक को उतनी गहराई तक मत पढ़ो कि आपको उसको 1500 शब्द पढ़, जबकि आपको लिखना 750 शब्द है। तो किसी में हम लोग पूरा पोथी पुराण ले लिया और पूरा पढ़े जा रहे हैं। बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, अच्छे अच्छे संस्थान के बुक्स है, मैंने देखा उसमें उन्होंने 3000-4000 शब्द के निबंध लिखे हुए। तो आप उतना पढ़ते पढ़ते आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करो अपने आप को समेटने की, कुछ चीजों को जानो, फिर अपने आप को बढ़ाना घटाना। निबंध तो लिखना शैली है, उसको रख नहीं सकते। तो कोशिश करना इस शब्द सीमा में रहे। हम लोगों ने मेंस के कंटेंट दिए हुए, ऑफलाइन में निबंध लिखवा भी दिया हुआ है। और ये तो ऑफलाइन आप लोग की क्लासेस जो शुरू हुई उसको बताने के लिए हम लोगों ने क्लास आज का डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों से। तो अब देखो निबंध लिखने का क्या तरीका होता है। मैंने बताया बंधन रहित लिखना है, और टॉपिक तो हमारे पास बहुत सारे हैं मेंस में लिखने के लिए। अब निबंध के प्रकार को समझो। अब हम लोग जब तक प्रकार नहीं समझेंगे, अब मेरे पास कई बच्चे इसलिए आए और मेरे को अपना मेंस का पेपर मैंने चेक किया, लगातार 5-6 साल से फील्ड में जुड़ा हुआ था। मैंने बहुत सारे निबंध के पेपर चेक किए, गलतियां कहां पर हो रही है कोई नहीं बता पा रहा है। क्यों नहीं बता पा रहा है? क्योंकि वो लोग केवल निबंध चेक कर रहे हैं, वो किस शैली में निबंध में पूछा गया है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने इस बात पे बहुत गौर किया और बहुत विश्लेषण भी किया। फिर आप लोगों को सामने बता रहा हूं कि देखो 4 प्रकार के निबंध होते हैं। पूछने का भाव क्या है पीएससी का, उस जैसे पूछा आतंकवाद के बारे में मान लो टॉपिक है, उसने पूछा आतंकवाद की समस्या के बारे में निबंध। अब आपको समझना है कि आतंकवाद की समस्या कौन सी कैटेगरी का निबंध है। पहले इस चीज को हमको जानना है। बस केवल आतंकवाद ऐसा समस्या है, आतंकवाद बुरा है, अच्छा है, लिख दिया, ऐसा नहीं। देखो 4 प्रकार के निबंध होते हैं। पहला होता है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक मतलब जिसमें आपको वर्णन करना है किसी भी टॉपिक। ये कैसे आ सकता है? छत्तीसगढ़ का काशी खरौद, अब उतना लिख दिया, अब उसके बारे में आपको निबंध लिखना है। तो क्या, जब किसी स्थान विशेष के बारे में, किसी ऋतु विशेष के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के पुजारी, ऐसे लिख दिया, अब उसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो ये क्या, वर्णनात्मक, किसी चीज का वर्णन करना है। तो ऐसे इसमें तो इसमें आपको वर्णनात्मक ढंग से लिखना है, वर्णन करते हुए लिखना है। इनका जन्म यहाँ हुआ, ऐसे मृत्यु हुआ, ऐसे रचनाएं किया, सब चीज। ये खरौद पहले ये था, इतिहास से शुरू करके, ये वर्णन टाइप की चीजों को लिखना है। दूसरा टॉपिक होता है आपका, वो होता है व्याख्यात्मक निबंध। व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध जिसको आप बोल सकते हो। और छत्तीसगढ़ में यही निबंध पूछ रहा है, व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध। क्योंकि बजट से संबंधित टॉपिक आएंगे, योजनाओं से संबंधित टॉपिक जब आएंगे, आर्थिक वाला जो भी टॉपिक आएगा, आर्थिक विकास वाला जो भी टॉपिक आएगा, वो सारे टॉपिक्स किसमें से रहेंगे? व्याख्या करना है, विश्लेषण करना है। उसमें सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, और इसमें जो व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक रहता है उसमें सबसे अच्छी बात रहता है उसमें आपको समाधान सुझाना रहता है। आपको छत्तीसगढ़ का खरौद पूछेगा वर्णनात्मक निबंध, उसमें क्या कोई सुझाव सुझाना है, आपको कोई समाधान बताना है, या कोई व्यक्ति विशेष को पूछे उसमें कोई समाधान सुझाव करना है, नहीं। इसी चीज को हम लोग नहीं समझ पाते, हम लोग सबको एक धर्रे में लिखते रहते हैं। सॉरी। तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे यहाँ, वो आ रहे हैं व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक वाले। तो इसमें आपको सुझाव नहीं देना है। तो इसमें क्या करना है? सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, इन सारी चीजों को तैयार करके आपको रखना है। अब देखो तीसरा प्रकार का निबंध होता है भावात्मक। मैं लिख देता हूं, आप लोग लिखना चाहे तो ऐसे लिखने की बात नहीं है, निबंध में समझने की बात है।
एक आपने बताया क्या, पहला, दूसरा था व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक, इसी को बोल सकते हो आप, वर्णनात्मक, एक होता है भावात्मक। भावात्मक का मतलब क्या होगा, भावात्मक का मतलब होता है भावों को, जिसमें भावना प्रधान, भावना प्रधान, और ये सबसे कठिन निबंध होता है, भावना प्रधान। भावात्मक जो निबंध होता है वो सबसे टफ निबंध होता है। कैसे टफ होता है, यूपीएससी जो पूछता है वो भावनात्मक निबंध होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कोई भी लोकोक्ति उठाएगा, कोई सूक्ति उठाएगा, कोई मुहावरा उठाएगा और उसको लिख के दे देगा, और उसमें फिर आप लोग क्या करो, चर्चा करो, निबंध लिखो। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, झूठ बराबर तप, झूठ बराबर पाप नहीं वाला, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ऐसे लिख दिया, तो उसको कहां से लाएंगे, ये नहीं माना। ये यूपीएससी का पैटर्न, छत्तीसगढ़ इसमें भी नहीं कूदा है। छत्तीसगढ़ अभी कहां पर आया बताया, भावात्मक विश्लेषणात्मक में पढ़ा हुआ, वर्णनात्मक भी कभी कभी देता है, और एक होता है विचारात्मक। ये चार प्रकार, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, भावात्मक और विचारात्मक, चार प्रकार। विचारात्मक क्या है, जिसमें विचार करने योग्य है, समस्या, समस्या विचार करने योग्य है। इसमें भी दो पहलू हो सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू हो सकते हैं। जैसे नक्सलवाद आता है ना हमारे यहाँ, तो फेमस है नक्सलवाद, नक्सलवाद के टॉपिक्स, आतंकवाद, ये सब, बेरोजगारी, महंगाई, विचार करने योग्य, किसमें विचार करके क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या सकारात्मक पक्ष है, क्या नकारात्मक पक्ष है, ये सारी चीजों को विचार करने योग्य, नाम से स्पष्ट है, विचार करने योग्य है। तो उसमें आपके विचार जानना चाहता है, अभी पूछेगा, जैसे कि एक सिंपल सा कोई टॉपिक बताओ, आरक्षण, आरक्षण पर, जैसे आरक्षण किस में आएगा, कोई समस्या है क्या, वो कोई भावना है क्या, कोई व्याख्या करना है क्या उसका, नहीं, विचारात्मक है आरक्षण मुद्दा। तुम्हारे क्या विचार है भाई, ये चार प्रकार के निबंध होते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि कौन सी कैटेगरी में निबंध आता है, तो उस कैटेगरी से हम लोग फिर उस तरीके से निबंध को लिखना शुरू करें। और ये तो अभी बताने में मेरे को लग रहा है 10-15 मिनट लगा होगा, आपको माइंड में आते 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड में क्लिक हो जाएगा कौन सा टॉपिक से। तो अगर ये पता रहता है तो फिर अच्छे निबंध रहते हैं, हम कॉन्फिडेंस आपका लेवल बूस्ट होते रहता है कि हाँ भाई ऐसे आएगा तो मैं ऐसे इसको क्लियर कर लूंगा चीजों को, ठीक। और जो मैं बता रहा हूं उसका मतलब ये है कि आपने अगर इन चीजों को पकड़ा तो फिर आपको कोई निबंध में 140 मार्क्स के ऊपर नहीं लाने से रोक सकता। मैंने लाया हुआ है मार्क्स, 142 मार्क्स मेरे हैं निबंध में, इसलिए चीजों को साझा कर पा रहा हूं। चलिए अब देखते हैं टॉपिक्स कैसे आते हैं। तो पहला है, देखो पॉलिटिक्स से टॉपिक आएगा, पहले राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय में चलते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं आईआर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से और राष्ट्रीय नेशनल रिलेशन से, है ना। आईआर और एनआर से रिलेटेड है ना। नेशनल रिलेशंस क्या क्या है, राज्य के रिलेशन, राष्ट्रीय स्तर के, और इंटरनेशनल रिलेशंस क्या क्या है, उसके ऊपर चर्चा है। और ये सीजी वाले टॉपिक्स है, इधर वाले टॉपिक्स। तो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे में क्या पूछता है, मेनली क्या पूछेगा, जैसे मैंने ये टॉपिक तो बताया, आपके समझ में और क्या टॉपिक हो सकते हैं जिसमें आपको तैयारी करनी चाहिए। तो देखो पॉलिटिक्स से एक टॉपिक पूछता है, दूसरा जलवायु पर्यावरण से एक टॉपिक पूछता है। इकोनॉमी से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध से, अंतरराष्ट्रीय संबंध देश के संबंध से जुड़ा हुआ या महत्वपूर्ण घटनाक्रम से, और पांचवा करंट अफेयर से पूछेगा, करंट अफेयर। और अभी नया ट्रेंड चल रहा है क्या चीज का, टेक्नोलॉजी। ये 5-6 ऐसे टॉपिक्स हैं, पॉलिटिक्स है, ठीक, इकोनॉमी है, जलवायु है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, करंट अफेयर है और टेक्नोलॉजी, विज्ञान। अभी टेक्नोलॉजी का बोलबाला है तो उससे क्वेश्चंस आ ही रहे, पिछले बार भी पूछा हुआ है टेक्नोलॉजी से। और सभी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं कि इनसे बाहर नहीं जाने वाले क्वेश्चन। इसके बाद आपको लगता है, एक होता है
पॉलिटिक्स, अब इसमें जैसे पॉलिटिक्स बोल दिया तो इसी में सामाजिक चीजों को भी आपको शामिल करना है, सामाजिक सोशल चीजों को, मतलब सामाजिकता से जुड़ा हुआ धार्मिक मुद्दे हो गए वैसे मुद्दे को जो करंट में अगर हाईलाइट्स हो तब की बात है ना। तो ये कहाँ पूछे जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के निबंध में ये पूछे जा रहे हैं। पॉलिटिक्स सामाजिक वाला, पर्यावरण इकोनॉमी, अंतरराष्ट्रीय संबंध और करंट अफेयर्स से जुड़े हुए टॉपिक्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े टॉपिक, इतने आपको तैयार करने। छत्तीसगढ़ में क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्या चीज आते हैं आप लोग को पता है, 3-4 चीजों को मैं छोड़ दूंगा। क्या छोड़ दूंगा, एक नक्सलवाद जो आपको तैयार करना ही करना है, नहीं एक तो जुड़ा हुआ क्या रहेगा, नक्सलवाद बस्तर से जुड़ा हुआ या जनजाति से जुड़ा हुआ, जनजातीय विकास के बस्तर से नक्सलवाद से एक क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तीनों टॉपिक से मिला के, है ना, कोई भी एक क्वेश्चन में आएगा निबंध लिखने के लिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं जो आती है उसमें से कोई एक योजना आपको पूछता है। अब वो कौन सी योजना पूछते हैं वो आपको तैयार करना है कि कौन सा ऐसा योजना है जो अभी करंट में बहुत ही चल रहा है अच्छे से, जैसे गोधन न्याय योजना है, गरवा नरवा घुरवा बाड़ी है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, ये चीजों के बारे में भी हाईलाइट्स है। तो वो पहले पूछ चुका है राजीव गांधी गरवा नरवा घुरवा बाड़ी को, गोधन न्याय योजना को, तो चांसेस है नई योजना है जो फेमस हो इस योजना को पूछ सकता है। अभी योजना वो चल रही है चलित वाली जो मोबाइल यूनिट चलती है चिकित्सा विभाग की, उसके बारे में पूछ सकता है। धन्वंतरी मेडिकल सी मार्ट के बारे में आपको पूछ सकता है, सी मार्ट जो वो उसको आगे टॉपिक में बताता मैं, तो वो ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार रखने हैं। तीसरा है आपका लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के बारे में पूछता है। जब से नई गवर्नमेंट हमारी आई हुई है तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि त्योहारों को और नए हमारे त्योहारों को छत्तीसगढ़िया संस्कृति को ज्यादा सामने लेके आ रहे हैं। तो इससे तो क्वेश्चन पूछते हैं, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति 30 त्योहार से, और छत्तीसगढ़ जो ओलंपिक हुआ है एकदम आ सकता है, चांसेस है कि आ जाए। तो इसके बारे में तो छत्तीसगढ़िया संस्कृति से एक क्वेश्चन आप लोगों के बारे में इसमें पूछता है। बजट के बारे में पूछता है, बजट है आर्थिक विकास, छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास कैसे होगा, बजट कैसे होगा, इसके बारे में पढ़ेगा। पर्यावरण के बारे में आपसे पूछेगा। तो ये छत्तीसगढ़ के टॉपिक्स रहते हैं जिसमें आप लोग को जनरली करना रहता है, कोई करंट अफेयर वाली क्लासेस पूछेगी। और पर्यटन तो ये बहुत, तो देखो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या भी चल रहा है जिसमें मैं देखिए ये सब मन से बनाया हुआ टॉपिक्स नहीं है ना। कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि कहां से टॉपिक्स आते हैं, कैसे चीजों को चूज करना है टॉपिक्स को। देखो भारत में बढ़ती महंगाई, पहला टॉपिक। अभी महंगाई बढ़ा हुआ है, हमारे सबके ध्यान में रहता है कि बढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। पेट्रोल 130 रुपए चल रहा है, तो हमारे लिए भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये इसलिए मुद्दा क्यों है, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए वैश्विक जोखिम रिपोर्ट होता है ना, रिस्क रिपोर्ट बोलते हैं जिसको, इंटरनेशनल रिस्क रिपोर्ट। मैं लिख देता हूं यहां, इंटरनेशनल रिस्क रिपोर्ट 2023, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में भारत में क्या क्या जोखिम आ सकता है, उसमें एक लिखा हुआ है भारत में बढ़ती महंगाई। बढ़ती महंगाई मतलब होगा कि आजीविका की लागत का संकट, आजीविका की लागत, बढ़ती आजीविका लागत का संकट, इसको दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं बढ़ती आजीविका की लागत का संकट। हम लोग जीवन जीने के लिए बहुत अनिवार्य, क्या होगा, पेट्रोल डीजल बहुत अनिवार्य है, गाड़ी में कहीं जाओगे, फल फूल सब्जी आलू प्याज चीजें तो इतनी महंगी हो जा रही है, तो हमारा जीवन जीने का जो साधन है वो महंगा हो जा रहा है, जिससे हमारा बेसिक जीवन जीना है, बिजली महंगी हो जा रही है, पानी महंगा हो जा रहा है, तो सारी चीजें महंगी हो रही है। तो ये वैश्विक रिपोर्ट में लिखा हुआ, तो आपको बढ़ती महंगाई में या आजीविका की लागत में बढ़ते संकट को आपको तैयार करना है महंगाई के परिप्रेक्ष्य में, कि उसका क्या समाधान हो सकता है, जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, और आर्थिक वृद्धि दर को भारत का कैसे बढ़ाया जा सकता है, तेल का जो निर्यात किया जा रहा है खाड़ी देशों से उसमें कैसे हम लोग कमी ला सकते हैं, क्या वैकल्पिक चीजें हो सकती हैं पेट्रोल के लेकर, ईंधन को लेकर हम लोग क्या विकल्प कर सकते हैं, गाड़ियों में जैसे नई इलेक्ट्रिक मोटर्स आ रही हैं, कार्स आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग उसके बारे में तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। जैसे खाड़ी देश बोला तो उससे आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी तैयार हो रहा है। और देखो एक चीज और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात, निबंध के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। आप जो 7 पेपर पढ़ते हैं, 7 पेपर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेकंड टॉपिक जब देखेंगे आप
तो 7वें पेपर में भाग 2 है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दे लिखा है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं लिखा हुआ है, उसमें जाओ, उसमें जाके पढ़ो। ओपेक पढ़ो, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनीज कंट्रीज, वो पढ़ो। तो ओपेक में क्या मिल जाएगा, सारे आपको कंट्रीज के नाम मिल जाएंगे, क्या उससे हमारे संबंध है, कैसे हम लोग आयात निर्यात करते हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। तो मैं अलग से इसको नहीं पढ़ रहा हूं, इस टॉपिक को तैयार करते करते 7वें पेपर के टॉपिक को तैयार करते करते आपको वो टॉपिक्स भी तैयार हो जाएंगे। अलग से कहीं तैयारी नहीं करना है। जितने भी टॉपिक्स यहाँ लिखा हूं मैं सब में गिना दूंगा लास्ट में कि कौन से पेपर में इसको आप पढ़े हो, तो आपको अलग से तैयारी करनी, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना उस समय, है ना। दूसरा है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है, क्लाइमेट चेंज हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर की समस्या है, तो आपको इसमें बहुत ध्यान देना है। एक क्वेश्चन यहाँ से कहीं ना कहीं किसी ना, चाहे वो कोरल रीफ के बारे में बना है या जो गर्मी जो बढ़ रही है, लगातार भीषण गर्मी बढ़ रही है, मौसम चेंज हो रहे हैं, तो उस सारी चीजों के बारे में ये यहाँ पर आपको जलवायु परिवर्तन में आपको पूछेगा, आपको बताना है। अरे जंगल में आग लगती है, बहुत सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया में पिछली बार लगी हुई थी, याद होगा आप सब। तो ये सारी चीजें जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं, और इसको आपको हमको बहुत अच्छे से तैयार करना है। एक टॉपिक यहाँ से पूछता है। तीसरा है डिजिटल असमानता। डिजिटल असमानता मतलब हम लोग कितने डिजिटलाइज हो गए हैं, क्या असमानताएं हैं इसमें। हम तो हो गए हैं, मैं और आप यूट्यूब से, मोबाइल से चीजों को पढ़ ले रहे हैं घर बैठे, लेकिन क्या गांव के व्यक्ति उसी चीज को जानते हैं, क्या वो इस चीजों को पढ़ पा रहे हैं, क्या हर गांव में इंटरनेट पहुंच चुका है। इससे एक शहर वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, गांव लोग पीछे होते जा रहे हैं। वो लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहे जैसे आप कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों को आपको डिजिटल असमानताओं में पढ़ना है, बहुत अच्छी टॉपिक है। गांधीवाद की प्रासंगिकता, वर्तमान में गांधीवाद की प्रासंगिकता, इसको लिख सकते हो। वर्तमान में गांधीवाद की क्या प्रासंगिकता है। तो गांधीवाद क्या है, पहले तो ये जानना है। गांधीवाद में क्या क्या आता है, तो आपको सर्वोदय आता है, सत्य, अहिंसा। जो बोल रहा हूं उसको सुनेगा, राइटिंग में मत ध्यान दीजिएगा, जो है ना, सर्वोदय हो गया, सत्य, अहिंसा, है ना, ये सारी बात, असहयोग, ये सब गांधीवादी विचारधारा थे। राम राज्य की संकल्पना, ये पूछ भी चुका है, राम राज्य की संकल्पना। तो ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सारे गांधीवादी विचारधारा है, गांधी ऐसा सोचते थे। तो क्या वर्तमान में गांधी प्रासंगिक है, क्योंकि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है या इंडियन गवर्नमेंट है, इस चीज को हम लोग हमेशा चीजों को लगते हैं कि गांधी जो है कितना प्रासंगिक रह गया है आपके जमाने में। वो हमारे स्टेट के लिए भी पूछ सकता है और वो इंडियन वाले में भी पूछ सकता है गांधीवाद की प्रासंगिकता, क्योंकि अभी वो जैसा जो आप चाहते थे वैसा भी नहीं बन पाया। तो क्या अभी प्रासंगिक है, क्या उसी तरीके से करना है कि हम लोग आगे बढ़ जाएं उस चीजों से लेके, इस बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, तैयार करना है। अब ये आया है व्यापार युद्ध, ये इंटरनेशनल है व्यापार युद्ध, भारत चीन व्यापार घाटा, यहाँ पर लिखा व्यापार घाटा, भारत चीन। तो अभी अमेरिका चीन में व्यापार चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्या होता है ट्रेड वार, क्या होता है व्यापार में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, है ना। तो चीन और अमेरिका आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उससे क्या वैश्विक क्या प्रभाव पड़ता है। यूक्रेन रसिया युद्ध हो रहा है, उससे वैश्विक क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आपको तैयार करना है। व्यापार घाटा, भारत चीन के साथ क्या संबंध है, भारत चीन व्यापार घाटा, इसको इसलिए क्योंकि इस साल हाईलाइटेड हो गया ये टॉपिक। इसलिए क्यों हाईलाइटेड हो गया, तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार होते रहा है, उसमें जो भारत है वो लगातार चीन से निर्यात कर रहा है चीजों को, सॉरी आयात कर रहा है, वहां से ला रहा है ना। भारत जो है चाइना से सामान खरीद रहा है बहुत सारे, और हमारे सामान बहुत कम बेच रहा है, मतलब आयात ज्यादा कर रहा है, निर्यात कम कर रहा है। उसी को क्या बोलते हैं, व्यापार घाटा। कोई भी व्यापारी, अगर मैं आपसे 10 रुपए लूंगा, इस चीज को 10 रुपए का सामान लूंगा और आप मेरे से केवल 2 रुपए का सामान लोगे, तो मेरे को 8 रुपए का घाटा हुआ ना, तो उसको व्यापार घाटा बोलते हैं। इसको मतलब ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, व्यापार घाटा। एक होता है व्यापार लाभ होता है, ट्रेड सरप्लस जिसको बोलते हैं, है ना। तो डेफिसिट क्या होता है, व्यापार घाटा। तो भारत चीन में भी क्या व्यापार घटा हुआ होता है, हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं वहां से, और वो हमारे पास से चीन जो है वो कम खरीद रहा है। तो व्यापार घाटा क्यों इसलिए फेमस हो गया, क्योंकि अभी हम लोग के पास 100 अरब डॉलर से, 100 अरब अमेरिकी डॉलर से
100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार घटा है, अधिक का व्यापार घटा इस साल हुआ है। 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार घटा, अरब बोल रहा हूं, 100 अरब, समझ रहे हैं? मतलब पहले हम लोग, चलो थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा डील कर लो, हम थोड़ा सा डील करते हैं, टाइम लगेगा। देखो सबसे ज्यादा पिछले साल हम लोग का कितना परसेंट था, हम लोग 68% वहां से आयात करते, इसमें हम लोग बढ़ोतरी कर दिया 21.8% तक, और हमारे पास अभी हमने 118.9 अरब अमेरिकी डॉलर का वहां से आयात किया, वहां से सामान खरीदा 118.9 अरब अमेरिकी डॉलर, और चीन ने हमसे कितना खरीदा, तो उसने कितना कमी कर दिया, पहले ज्यादा खरीदा था, उसने 37% लगभग कमी कर दिया, ये हमने बढ़ाया है। पिछले साल खरीदे थे हम लोग 68 कुछ खरीदे थे, 68 अरब डॉलर खरीदे थे, अभी 118 में हम लोग पहुंचे, और उसने 37% की कमी कर दी है, वो हमसे केवल 17.9 कुछ अरब डॉलर का, अमेरिकी डॉलर का वो खरीदी किया है। तो सोचो कितने का घाटा हो गया, घटा दो 17, इसमें कितने अरब का घाटा हुआ, 100 ना, 101 लगभग, तो 100 अरब से ज्यादा का घाटा हो गया। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 अरब से ज्यादा का घाटा हुआ, इसलिए हाईलाइट है, तो इसको आपको तैयारी करना है, ठीक। अभी नया अभी हाल ही में क्या हुआ, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया, ये भी नेशनल लेवल का है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में परिवर्तन हुआ है। जान रहे आप लोग, कॉलेजियम बैठेगा, बोल के बता दिया, पहले जैसे थी व्यवस्था वैसे नहीं होगी। इस बारे में आपको बहुत अच्छे से संविधान में आप लोग पढ़ते भी हो, और इसको अच्छे से तैयार करना भी है। चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग क्या होता है उसको पढ़ लेना, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती थी, पहले कैसे होती थी पढ़ना, क्या होती, चुनाव आयोग कैसी संस्था है, इसके बारे में आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है। जैसे सिंपल सी बात है, पहले क्या होता था, चुनाव आयोग किसमें है, चुनाव आयोग हमारे किसमें, संविधान में है, संविधान में चुनाव आयोग के बारे में चर्चा है, इसलिए कैसा संस्था है, बोले संवैधानिक संस्था है, इसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है, संवैधानिक संस्था है। तो संविधान में कहां पर चर्चा है, तो आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इसमें 324 से 329 तक लगभग है ना, एक बार और चेक कीजिएगा, 324 से 329 तक आपको चुनाव आयोग के बारे में चर्चा होगी, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो 324 में लिखा हुआ है। अब इसमें देखना 324 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है, पहले राष्ट्रपति वगैरह विधि सम्मत जो संसद में करके उसको चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करनी थी। वर्तमान में क्या हो गया है, प्रधानमंत्री रहेगा, और लोकसभा का विपक्ष का नेता रहेगा, और भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों मिलाकर के चर्चा करेंगे, ऐसे परिवर्तन हुआ है। तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लेना, ये टॉपिक आने वाला है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सकारात्मक वर्सेस नकारात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिवस में सोशल मीडिया पर कितनी सारी चीजें हो रही हैं, FIR हो रहे हैं, लूटपाट हो रहे हैं, देश विरोधी भी चीजें चल रही हैं, और एक युवा वर्ग जो है वो उस ओर जाते जा रहा है, उसके शपथ में जाते जा रहा है सोशल मीडिया के। तो आपको इसके बारे में सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, दोनों के बारे में चर्चा करके लिखना है। फिर आए राज्यपाल वर्सेस राज्य सरकारें, अभी जो चल रही है आरक्षण के मुद्दे पे जो हुआ, राज्यपाल ने साइन नहीं किया, राज्य सरकार ने बिल पास किया, तो राज्यपाल वर्सेस राज्य सरकार, ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, केरल में, दिल्ली में, यानी जहां जहां पर गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां पर ये समस्याएं आ रही हैं, राज्यपाल की नियुक्ति के लेकर, और राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में टकराव को लेकर आ रही है। और एक इसको आपको तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास में इस बारे में अलग से डिस्कस हो रहा है, इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो चुके हैं, लोगों को बकायदा लिखवा दिया गया है। तो इस चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, और हम लोग और भी नोट्स तैयार करें, आप लोगों को निःशुल्क मिलेगा भी ये नोट्स वगैरह, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीजों में कि आपको निःशुल्क मिले। जब जब मेरे को छुट्टी मिलेगी सैटरडे संडे, मैं क्लास में भी पढ़ाने के लिए आऊंगा, मेरे को शौक है पढ़ाने का, तो आप लोगों को मार्गदर्शन में देते रहूंगा। केवल छुट्टी के दिन चूंकि व्यस्तता है जॉब में, तो इसलिए काम के दिनों में तो नहीं उसको मैं वो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बाकी दिनों में मैं जब जब मेरे को समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से मैं मार्गदर्शन करूंगा, है ना। तो और एक तब जब G20 का मेजबानी करेगा भारत, तो G20 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या होता है, अभी पूछा भी था, प्री में पूछ लिया था, यूरोपियन देशों का समूह है, औपचारिक अनौपचारिक, कितना फंसाया है ना। तो लेवल को देख रहे हो, इस बार थोड़ा सा चीजों को, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है कि अस्थायी अध्यक्ष है, एक एक छोटी सी चीजों में हम लोग गलती करके बैठे, है ना। तो G20 को पढ़ लेना भाई, G20 की मेजबानी करेगा, इससे रिलेटेड वो 7 पेपर में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, G20 की औपचारिकताएं क्या है ना, ये सारी चीजों
कितने समूह है, भारत का क्या स्थान है, ठीक है। और एक यूएन वाले में जो चलते रहते हैं संयुक्त राष्ट्र में हमारा क्या स्थिति है, उसको भी इसमें चर्चा करते हैं। ये भारत के हो गए टॉपिक महत्वपूर्ण जिसमें आपको चर्चा करनी है। बाकी मैंने जो छोटी मोटी चीजें हो सकती है वो नहीं बताया है, क्या जो आप पढ़ सकते हो, जो जमाने से आप लोग पढ़ते हैं, भारत में गरीबी, जनसंख्या और बेरोजगारी, ये सारी चीजों जो टॉपिक जो आ सकते हैं आपके, है ना, बेरोजगारी की समस्या, तो ये सब बारे में मैंने चर्चा नहीं की है। सांप्रदायिक धर्म को आते रहता है, ठीक। अब छत्तीसगढ़ की तरफ थोड़ा चलते हैं। छत्तीसगढ़ में इसमें भी अब देखो दोनों का पलड़ा बराबर है ना, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ को ज्यादा पढ़ के गए, इसमें भी 100 ही नंबर आना है, इसमें भी 100 नंबर का आना है, तो दोनों को ध्यान देना है, दोनों बैलेंस रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पहला अभी जो करंट मुद्दे आ रहे हैं उसमें क्या है, आरक्षण संवैधानिक पहलू, ठीक, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। आरक्षण वर्सेस संवैधानिक पहलू कि आरक्षण में क्या संवैधानिक बाधाएं हैं, आप कितने परसेंट से ज्यादा की आरक्षण नहीं दे सकते, लिखा हुआ संविधान में, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब पढ़े हुए हो। तो उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्यों रुका हुआ है, ये टॉपिक आरक्षण वर्सेस संवैधानिक पहलू। और ये राज्य वर्सेस राज्य सरकार, इसको भी ध्यान देना है, जुड़ता हुआ टॉपिक है। लेकिन आरक्षण अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, तो एक ऐसा मुद्दा है विचारात्मक, विचार करने में क्या हो सकता है, समाधान, सुझाव, ये सारी चीजें। तो संवैधानिक पहलू क्या है, इसके ऊपर एक चर्चा कर सकते हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्वलन टॉपिक है, इसलिए इसमें इसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ खनिज भंडार एवं वन संपदा, हसदेव क्षेत्र लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा दो चीज, दोनों हमारे यहाँ भरपूर है, एक खनिज संपदा भी भरपूर है और वन संपदा भी भरपूर है। तो खनिज संपदा किसके नीचे है, वन संपदा के नीचे है। मतलब आपको खनिज संपदा को दोहन करना है तो वन संपदा का भी दोहन होना होगा। हसदेव में यही तो हो रहा है ना कि कोयला निकालना है तो उसके लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा, तो ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वन संपदा वर्सेस खनिज संपदा। इसको आपको तैयार करना है, बिजली संकट भी उत्पन्न हुआ तो पहुंच जाएगा, है ना, तो इसको तैयार करना है, बहुत टॉपिक है, ज्वलन टॉपिक। तीसरा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आपको पूछा गया प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, क्योंकि पहली बार ऐसा कहीं आयोजन हो रहा है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में खेल उपलब्धियां, छत्तीसगढ़ अब खेल में भी आगे आ रहे हैं, मेडल्स आ रहे हैं बच्चों के पास, और लोग यहाँ से खेल के लिए भी रुचि ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक बहुत अलग टाइप का, यूनिक टाइप का अपने आप में, प्रीलिम्स में पूछा, मेंस में भी बहुत अच्छे से पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक, उसको किसी भी तरीके से घुमा सकता है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करके पूछ लेगा, खेल उपलब्धि बोलेगा, छत्तीसगढ़ में के स्थानीय खेल करके पूछ सकता है, फुगड़ी क्या होता है, गिल्ली, है ना, तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर है चौथा जो इंपॉर्टेंट है, मिलेट्स एवं प्रसंस्करण। मिलेट्स क्या होते हैं, लघु वनोपज, छोटे छोटे पौधों, कुटकी, रागी, मिलेट्स बोलते हैं उसको। तो मिलेट्स के बारे में भी जब भी सीएम साहब कहीं जा रहे हैं, माननीय सीएम साहब, तो वो क्या कर रहे हैं, इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे उनके, मैं इसको ऐसे नहीं निकाल दिया, इसको मैंने जनमन में देखा, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में देखा, वीडियोस मैंने बहुत सारे कवर किए कि क्या वो दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, विकास के बारे में। तो उन्होंने कई जगह मिलेट्स की चर्चा की है, मिलेट्स से क्या हो रहा है, मिलेट्स लघु वनोपज से इसमें क्या फायदे क्या है, इसको पढ़ने हैं। जनजातियों की, जनजातीय क्षेत्र में ज्यादातर होता है, वहां पर जहां पर है वहीं पर नहीं हो पाता धान की खेती, तो वहां लोग ये सब बोते हैं पहले से फसल, तो उसको खरीद रहे हैं, तो उससे उनकी इनकम बढ़ रही है, तो आय का स्रोत बढ़ा हुआ है ना, आय का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जनजातियों को, किसानों का आय कैसे बढ़ेगा, तो हर छोटी चीजों को खरीद रही है सरकार, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट, उसका प्रसंस्करण भी कर रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रोडक्ट ना बाहर तक जा रहा है। केवल आय की बात नहीं है, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक चीज को हमेशा समझना, पोषण, इसमें इंपॉर्टेंट चीज पोषण है। जितने भी वो चल रहे हैं, मतलब जिम चल रहे हैं, वहाँ लोग ये इसको ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ग्रुप, मिड डे मील में शामिल किया गया है। रायगढ़ में कैफे भी बन चुका है, मिलेट्स कैफे, तो इस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। जितने भी जगह जा रहे हैं, सीएम साहब मैंने बताया आपको, जितने भी जगह जा रहे हैं उसमें सब मिलेट्स की ही चर्चा चल रही है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है। इसका प्रसंस्करण हो रहा है, आय के स्रोत तो बढ़े हैं जनजातियों में, बल्कि पोषण भी हमारा इससे बढ़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो टॉपिक्स लिखा हुआ, जनजातीय विकास का टॉपिक है, नक्सलवाद, है ना, जनजातीय विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, नक्सलवाद इसी से जुड़ा हुआ है, मिलेट्स को भी इसमें शामिल कर सकते हो। पर्यटन विकास एवं संभावनाएं, पहले से आप लोग पढ़ते हो, पर्यटन से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृतियाँ, तीज त्योहार के बारे में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इसको आपको बनाना है। बजट, छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास के बारे में पूछ दिया, तो बजट 2023 आपको याद रहना चाहिए, क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसकी।
प्रमुख योजनाओं के बारे में एक टॉपिक इसमें से पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में क्या बढ़ा हुआ है, राजीव गांधी किसान मितान योजना क्या है, इसको आपको ध्यान है। धनवंतरी मेडिकल्स क्या है, सी मार्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ों को आपको पढ़ना है। सी मार्ट इसमें लिख देता हूँ भाई, हो सकता है ये सी मार्ट आ जाए। इसकी उपयोगिता छत्तीसगढ़ में क्या है, इसके फायदे हैं, क्या लाभ होगा, समूहों को क्या लाभ होगा। और समूह के बारे में भी, महिला समूह बहुत सारे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और उसके बारे में एक नया क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जा सकता है, हो सकता है इस साल पूछ दे। और प्रति व्यक्ति आय हमारा बढ़ के बहुत अधिक हो गया है, 1,33,000 हो गया है। छत्तीसगढ़ में 1,70,000 भारत का है और ये भी बहुत बड़ा हुआ है, जब वह समकक्ष आने वाला है। जीडीपी विकास दर में हम 8% में पहुँच गए हैं, 7% भारत का है, हम 1% आगे हैं। तो छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से भी विकास की ओर बढ़ रहा है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो ये रहे पूरे आपके निबंध के टॉपिक्स, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको जो लगता है आपको अच्छे उत्तीर्ण है, मैंने जो बोला उस चीज़ को आपको ध्यान देना। क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना, नीरस चीज़ों को नहीं लिखना है। पहली चीज़ें, नीरस चीज़ों को नहीं लिखना है, अच्छी कविताओं के माध्यम से चीज़ों को शुरू करनी है। जैसे कि कृषि का टॉपिक आया तो क्या लिखेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, नहीं लिखना है। अगर लिख लिए तो फिर वही हाल हो जाएगा जो बाकी लोगों का होता है, वैसे ही नंबर मिलेंगे। तो उसमें आपको कुछ कविताएं, अच्छी कविताएं उसमें डालनी है। हुआ नहीं है अभी सवेरा, नहीं रात की मिटी थकान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। यहाँ से शुरुआत करो, किसानों के बारे में लिखना है, आर्थिक दशा के बारे में। पर्यावरण में आया तो पर्यावरण है, भारत एक पर्यावरण से रहा हुआ देश है, इतने भागों में बांटा गया है, ऐसे लिखने के बजाय धूप के जंगल नंगे पाँव एक बंजारा करता क्या, रेत के दरिया रेत के झरना प्यास का मारा करता क्या, बादल बादल आग लगी थी छाया तर से छाया को, पत्ता पत्ता सूख चुका था पेड़ बेचारा करता क्या। ऐसे कविताओं से लिखना है, मस्त प्रस्तावना बनाना है, अच्छी शब्दों शैली से बनाना है। उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे उसको प्रवाह में रखना है, नीरस चीज़ें नहीं लिखनी है, हंसाना है, एंटरटेन करना है, मुस्कुराहट लाना है चेहरे में। इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हुए आपको निबंध को लिखना है। आपके विचारों में गंभीरता दिखनी चाहिए, परिपक्वता दिखनी चाहिए। अगर आप हंसी मजाक भी कर रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो, तो लॉजिकल कटाक्ष आपको करना है। और आपके पूरे व्यक्तित्व का वहाँ पर विवरण हो रहा है, इसको देखना है कि आपके निबंध को पढ़ के ये आदमी वो जान जाएगा कि तुम कैसे आदमी हो। तो आपने आपको जितना अच्छा साबित कर सकते हो वहाँ पर, जितने अपने सोच को अच्छा दिखा सकते हो वहाँ पर, उसको आपको दिखाना है। और ये रहा आपका निबंध का टॉपिक। इसके बाद हम लोग फिर से ऐसे मिलते रहेंगे, आप लोगों से चर्चा करते रहेंगे मेंस के टॉपिक पर। जब जब छुट्टियाँ मेरे को मिलेंगी मैं बिल्कुल आप लोग का मार्गदर्शन करते रहूँगा। एक प्रयास है, हम सबका टीम की तरफ से प्रयास है, करते रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।